हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग कैपिटल रिडक्शन या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम टू सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रीवियस सम जैसा ही इस सम में भी एक कंपनी बैलेंस शीट दे दिया है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस दिया है और एज इट इज इसमें भी हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है और उसके बाद एक कंपनी बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो चलिए ये वाला प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, लिख दिए इन द बुक्स ऑफ हार्ड लक लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। अब एक एक करके हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे और उसको समझ के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है। देखिए क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर्स वॉज रिड्यूस टू ₹6 ईच। मतलब हर एक इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना करके होगा, ₹6 करके होगा। देखिए बैलेंस शीट में कितना करके दिया है, बैलेंस शीट में 25,000 इक्विटी शेयर्स है ₹10 करके। तो ₹10 का शेयर का वैल्यू आज कितना हो जाएगा, आज ₹6 हो जाएगा। चलिए एंट्री पास करते हैं। नंबर 1 देके लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना शेयर है, 25,000 इक्विटी शेयर्स है। कितना करके है, ₹10 करके है। ठीक है, ये जो ₹10 का एक एक तो शेयर है, इसका वैल्यू आज कितना हो जाएगा, आज हो जाएगा ₹6। लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹25,000 इंटू ₹6 और बाकी जो बैलेंस बच गया वो कहां पर जाएगा, वो जाएगा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में। टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, ये होता है आपका 2,50,000, ये होगा 1,50,000 और बाकी जो बैलेंस बच गया मतलब ₹1,00,000 वो जाएगा आपका कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में। तो आई होप कि इस वाले एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दूसरा एंट्री करते हैं। फॉर एवरी 6% प्रेफरेंस शेयर 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच वर इशूड। यहां तक एक पॉइंट है। ठीक है, ये है फर्स्ट पॉइंट, मतलब पॉइंट बी का ये है फर्स्ट पार्ट। इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या लिखा है, फॉर एवरी 6% प्रेफरेंस शेयर 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच वर इशूड। ये पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोग को पहले ये पता करना है कि कंपनी के पास कितना वो प्रेफरेंस शेयर है। ठीक है, देखिए कंपनी के पास ₹1,00,000 का प्रेफरेंस शेयर है और एक एक प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कितना करके है, ₹100 करके है। तो 1,00,000 डिवाइडेड बाय अगर 100 करेंगे तो कंपनी के पास 1,000 प्रेफरेंस शेयर है। तो कंपनी के पास कितना को प्रेफरेंस शेयर है, 1,000 प्रेफरेंस शेयर है। और ये कौन सा प्रेफरेंस शेयर है, ये है 6% प्रेफरेंस शेयर। तो कंपनी के पास 1,006% प्रेफरेंस शेयर पहले से है। अब इसको कन्वर्ट किया जा रहा है। कन्वर्ट कैसे किया जा रहा है, कन्वर्ट ऐसे हो रहा है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो 6% प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा 8% प्रेफरेंस शेयर। 6% के जगह पर वो क्या हो जाएगा, वो 8% हो जाएगा। और ये जो एक प्रेफरेंस शेयर है ना, एक प्रेफरेंस शेयर के जगह पर 7 प्रेफरेंस शेयर कर दिया जा रहा है। उसको समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये जो एक प्रेफरेंस शेयर है, एक के जगह पर 7 प्रेफरेंस शेयर हो रहा है। मतलब ये जो एक 6%, देखिए लिखा है यहाँ पर, फॉर एवरी 6% प्रेफरेंस शेयर, मतलब एक एक तो 6% प्रेफरेंस शेयर को हम लोग 8% का 7 प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एक तो 6% प्रेफरेंस शेयर के जगह पर हम लोग 7 को 8% प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कितना प्रेफरेंस शेयर है, 1,000 प्रेफरेंस शेयर है। तो एक के जगह पर अगर 7 प्रेफरेंस शेयर होगा तो 1,000 के जगह पर कितना प्रेफरेंस शेयर होगा, 7 इंटू 1,000 मतलब 7,000 प्रेफरेंस शेयर होगा। बोलिए समझ में आया क्या बोले हम, फिर से हम बता रहे हैं। देखिए अब बोला है कि 6% का एक शेयर के जगह पर 8% का 7 गो शेयर होगा। ये जो पार्ट लिखा है ना, इसका मतलब ये होता है एक तो 6% के जगह पर 7 तो 8% शेयर होगा। एक शेयर को हम लोग 7 गो शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक तो 6% शेयर को हम लोग 7 गो 8% शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मेरे पास तो 1,000 शेयर है, तो वो कितना शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा,
वो 7,000 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा फिर, ठीक है? तो एक तो शेयर की जगह पर हम लोग 7 को शेयर कर रहे हैं, तो 1,000 शेयर था कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर, तो उसके जगह पर कितना शेयर होगा? 7,000 शेयर होगा। समझ में आ रहा है? और एक-एक शेयर का वैल्यू कितना करके होगा? 10 रुपीज़ करके होगा। और पहले कितना करके वैल्यू था? पहले 100 करके वैल्यू था उसका, ठीक है? इसको अगर सम अप करेंगे तो ऐसा होगा, 6% प्रेफरेंस शेयर था, नंबर ऑफ शेयर कितना था? 1000। अब 1 to 6% प्रेफरेंस शेयर को हम लोग 7 शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, 7, और 8% शेयर में वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? मतलब उसका डिविडेंड का रेट 6% की जगह पर 8% हो जा रहा है, और एक तो शेयर 7 शेयर में कन्वर्ट हो रहा है, और 100 का शेयर 10 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? मतलब कुछ ऐसा हो रहा है सिचुएशन, एक एक तो 6% शेयर, वो भी 100 का, कैसे कन्वर्ट हो रहा है? 7 गो 8% शेयर 10 का, ऐसे कुछ कन्वर्शन हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर 3 चीज कन्वर्ट हुआ है। एक तो शेयर 7 शेयर में कन्वर्ट हो गया, डिविडेंड का रेट 6% जगह पर 8% हो गया, और 100 का शेयर 10 हो गया, ठीक है? तो इसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। चलिए इसको जर्नल एंट्री में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है? अब मेरे पास 1000 शेयर था, कितना करके था? 100 करके। ये हो गया 1,00,000 टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना होगा? 1000 इंटू 7, और एक एक पे प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू हो जाएगा 10 करके। ये हो गया आपका 70,000, और जो बैलेंस है वो ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में। ठीक है? आई होप कि ये एंट्री आप लोगों को समझ में आया है। नेक्स्ट एंट्री करते हैं, नंबर 3। देखिए नेक्स्ट पार्ट में बोला है, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एक्सेप्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹6 ईच अगेंस्ट 1/3 ऑफ एरियर डिविडेंड एंड टू फोरगो द बैलेंस। इसका मतलब क्या है? पहले तो हम ये बता देते हैं कि ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, इसको गलत गलत करके आता है एग्जाम में। बहुत ध्यान से देखिएगा ये वाला, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बहुत सारा स्टूडेंट इसका रॉन्ग करता है, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या लिखा है, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एक्सेप्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 6 ईच अगेंस्ट 1/3 ऑफ एरियर डिविडेंड एंड फोरगो द बैलेंस। ये पॉइंट करने से पहले ये जो नोट लिखा हुआ है सम के यहाँ पर, ये देखिए नोट में क्या लिखा है, द प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर फॉर 3 इयर्स। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों का जो डिविडेंड है ना, वो 3 साल का एरियर है, मतलब 3 साल का डिविडेंड देना बाकी है। अभी जो 3 साल का जो टोटल डिविडेंड होता है, टोटल डिविडेंड का 1/3 पोर्शन का जो पैसा है, उस 1/3 के अगेंस्ट में प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग बोला कि ये जो 1/3 पोर्शन है, इसके लिए हम लोगों को आप इक्विटी शेयर दे दीजिए, पैसा देने का जरूरत नहीं है, इक्विटी शेयर दे दीजिए। और बाकी जो 2/3 पोर्शन रह गया, उसके अगेंस्ट में हम लोग को कुछ पैसा नहीं देना है, वो क्लेम हम लोग छोड़ देते हैं। मतलब टोटल जो क्लेम है, उस टोटल क्लेम का 1/3 के पोर्शन के लिए वो लोग हमसे इक्विटी शेयर लिया है, और 2/3 पोर्शन वो लोग छोड़ दिया है, ठीक है? इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ना, इसको हम एक नोट फॉर्मेट में लिख देंगे पहले, ठीक है? फिर उसका जर्नल एंट्री करेंगे। तो पहले इसको समझिए, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है। देखिए टोटल एरियर डिविडेंड, तो ये जो टोटल एरियर डिविडेंड है, ये आपको दो सिचुएशन में दे सकता है, ठीक है? पहला सिचुएशन तो ऐसा है कि नॉट appeared इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में दिया ही नहीं है। और एक पार्ट हो सकता है appeared इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में दिया है तो क्या करना है हम लोगों को, मेरा जो सम है उसमें नॉट appeared इन बैलेंस शीट है, मतलब बैलेंस शीट में एरियर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? बस नोट में लिख के वो लोग छोड़ दिया, बैलेंस शीट में लिखा नहीं है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में उसका एंट्री नहीं है।
तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? देखिए, अगर बैलेंस शीट में नहीं लिखा है ना, तो इसका जो दो पार्ट है, एक है पेमेंट पोर्शन, जो कि मेरे सामने इक्विटी शेयर से हो रहा था, उसका एंट्री होगा। उसका एंट्री हम लोगों को करना है, ठीक है? और जो फोरगो पोर्शन है, जो लोग छोड़ दिया, उसका कोई भी एंट्री हम लोग पास करना नहीं है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, टोटल एरियर डिविडेंड दो सिचुएशन में आ सकता है। आइदर तो वो बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, या तो बैलेंस शीट में नहीं लिखा है। बैलेंस शीट में अगर नहीं लिखा है, जो कि मेरे सामने है, उसका जो पेमेंट पोर्शन है, उसका ही सिर्फ हम लोग को एंट्री करना है। और जो फोरगो पोर्शन है, जो पोर्शन लोग छोड़ दिया, उसके लिए कोई एंट्री हम लोग को नहीं करना है, ठीक है? और अगर बैलेंस शीट में एरियर डिविडेंड लिखा हुआ है, तो पेमेंट पोर्शन और फोरगो पोर्शन पोर्शन दोनों के लिए ही हम लोग को एंट्री करना है, ठीक है? तो ये ज्यादातर नहीं आता है, लेकिन ये बहुत जगह पर आता है। तो बैलेंस शीट में अगर एरियर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं लिखा है, तो उसका पेमेंट पोर्शन का ही एंट्री करना है हम लोग को, और फोरगो पोर्शन का एंट्री नहीं करना है। और एरियर प्रेफरेंस डिविडेंड अगर बैलेंस शीट में लिखा है, तो पेमेंट पोर्शन और फोरगो पोर्शन दोनों के लिए ही हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है, ठीक है? तो यहाँ पर जो मेरा सम है, यहाँ पर देखिए प्रेफरेंस डिविडेंड 3 साल का एरियर था। तो पहले हम लोग को कैलकुलेट करना है कि टोटल एरियर प्रेफरेंस डिविडेंड कितना होता है। देखिए, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स था, उसके ऊपर 6% डिविडेंड रेट था, और 3 साल का डिविडेंड एरियर था। तो टोटल एरियर कितना हुआ है? टोटल 18,000 एरियर है। अब 18,000 का 1/3 क्या हुआ है? पेमेंट हुआ है। 1/3 पोर्शन का पेमेंट हुआ है, और 2/3 का क्या हुआ है? 2/3 वो लोग फोरगो कर दिया, मतलब छोड़ दिया। तो मुझे इस 1/3 पोर्शन के लिए जर्नल एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है? तो 1/3 कितना होता है? 18,000 का 1/3 मतलब होता है आपका 6,000 रुपीज। तो मुझे 6,000 रुपीज प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों को पेमेंट करना है। और कैसे पेमेंट करेंगे हम लोग? हम लोग इक्विटी शेयर इशू करके उन लोगों को पेमेंट करेंगे, ठीक है? चलिए जर्नल एंट्री पास करते हैं। इसका जर्नल एंट्री होगा कैपिटल रिकॉन्स्ट्रक्शन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना होगा? देखिए, मुझे कितना पेमेंट करना है? मुझे 6,000 पेमेंट करना है। तो एक एक इक्विटी शेयर का कितना वैल्यू है? 6 रुपीज करके वैल्यू है। तो कितना इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा मुझे? 1,000 इंटू रुपीज 6,000 का पेमेंट हो गया। चलिए नंबर 4। तो ए और बी पॉइंट हम लोग कंप्लीट कर लिए। सी में क्या बोला है? सन्ड्री क्रेडिटर्स एग्रीड टू फॉरगो 1/3 ऑफ देयर क्लेम प्रोवाइडेड द बैलेंस वाज पेड ऑफ। देखिए, क्रेडिटर है कितना? क्रेडिटर है टोटल 60,000, ठीक है? 60,000 का 1/3 पोर्शन वो लोग छोड़ दिया, और बाकी 2/3 हम लोग क्या किए? पेमेंट किए। चलिए एंट्री पास करते हैं। Sundry creditors account debit 60,000 to capital reconstruction। कितना छोड़ा है? वो लोग 1/3 छोड़ दिया। तो 60,000 का 1/3 ये होता है आपका 20,000। और बाकी क्या हुआ है? बाकी हम लोग पेमेंट किए हैं। तो टू बैंक अकाउंट 40,000 पेमेंट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखिए, फिर से वो डिबेंचर कन्वर्शन वाला पार्ट आ गया। द 8% डिबेंचर्स वर कन्वर्टेड इनटू 10% डिबेंचर बट रिवैल्यूड इन ए मैनर सो दैट देयर टोटल रिटर्न रिमेन्स द सेम। एकदम लास्ट क्लास में जैसे किए थे वैसे ही बोला है। तो 8% के जगह पर 10% होगा, लेकिन टोटल इंटरेस्ट सेम होगा। देखिए,
डिबेंचर का पहले इंटरेस्ट कितना है, 50,000 का डिबेंचर है, उसके ऊपर 8% करेंगे तो कितना होगा, 50,000 का 8% करेंगे, ये होगा आपका 4,000। तो अब क्या करना है, अब इस 8% के जगह पर 10% होगा, लेकिन टोटल इंटरेस्ट 4,000 था, तो 4,000 ही रहेगा। तो कितना अमाउंट होगा डिबेंचर कि टोटल इंटरेस्ट उसका 4,000 ही आए, ये होगा आपका 40,000। ठीक है, तो डिबेंचर कन्वर्शन का ये वाला पॉइंट हम लोग फर्स्ट क्लास में किए थे, तो अब हम उतना इलाबोरेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग फर्स्ट वीडियो देखिए, इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए इंटरनल पास करते हैं। 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 50,000 टू 10% डिबेंचर अकाउंट, नीचे ब्रैकेट देके 4,000 बाई 10%, ये होता है आपका 40,000, और बैलेंस चला जाएगा कैपिटल रिकॉन्स्ट्रक्शन में। 10,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बोला है कि द कंपनी इशू 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 6 ईच फॉर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स बैंक ओडी। मतलब कंपनी ने ये दोनों पेमेंट करने के लिए मार्केट में 2,000 इक्विटी शेयर छोड़ा है, 6 रुपया करके। ठीक है, सिंपल जर्नल एंट्री होगा, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना शेयर छोड़ा है, 2,000 शेयर छोड़ा है, कितना करके, 6 रुपया करके, ये होता है आपका 12,000। ठीक है, ये एंट्री भी हो गया। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बोला है कि द बिल्डिंग वाज टू बी वैल्यूड। देखिए और रिवैल्यूएशन वाला एंट्री आ गया, तो ये लास्ट एंट्री है हम लोगों का। ठीक है, याद रखिएगा ये रिवैल्यूएशन वाला जितना भी एंट्रीज होता है ना, एकदम लास्ट में आता है। और जी नंबर में जो बोला है द एक्सपेंस ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शन अमाउंटेड टू 5,000, तो एक्सपेंसेस कितना हुआ है रिकॉन्स्ट्रक्शन का, 5,000 रुपीज एक्सपेंसेस हुआ है उसका। ठीक है, इसका एंट्री हम लोग पहले पास कर देंगे। लिखेंगे कैपिटल रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना हुआ है रिकॉन्स्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, 5,000, 5,000। ठीक है, अब लास्ट में वो रिवैल्यूएशन का एंट्री हम लोग पास करेंगे। पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कैपिटल रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट में कितना पैसा जमा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए जितना भी कैपिटल रिकॉन्स्ट्रक्शन क्रेडिट हुआ है, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें ऐड करना है, और जहां जहां पर कैपिटल रिकॉन्स्ट्रक्शन डेबिट हुआ है उसको हमें माइनस करना है। देखिए जो क्रेडिट वाला पार्ट है उसको हम ऐड करके लिखे हैं, देखिए 1,00,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000, और जहां पर कैपिटल रिकॉन्स्ट्रक्शन डेबिट हुआ है उसको हमने माइनस कर दिए। करने के बाद कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में कितना जमा है, अभी कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में 1,49,000 रुपीज जमा हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन कौन सा एसेट और लायबिलिटी रिवैल्यूड हुआ है, और अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग एंट्री पास करेंगे। देखिए ऊपर में क्या लिखा है, देखिए लिखा है बिल्डिंग वाज टू बी वैल्यूड 1,50,000, तो बिल्डिंग का वैल्यू कितना होगा, 1,50,000। ऊपर में बिल्डिंग कितना है, ऊपर में बिल्डिंग है 1,00,000, और अभी होगा उसका वैल्यू 1,50,000। तो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ेगा तो हम लोग बिल्डिंग को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखे है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 50,000। ठीक है, दिस वन। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है द इंटेंजिबल एसेट्स वर रिटन ऑफ, मतलब जो इंटेंजिबल एसेट है वो राइट ऑफ होगा। देखिए इंटेंजिबल एसेट में जो मेरा है वो है गुडविल, तो गुडविल राइट ऑफ होगा। तो गुडविल डेबिट बैलेंस है, राइट ऑफ करने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो क्रेडिट किया है हम लोग यहाँ पर 60,000 से। फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है दे 5% प्रोविजन वॉज क्रिएटेड ऑन डेटर, तो डेटर के ऊपर क्या करना है, एक 5% का प्रोविजन करना है। डेटर मतलब ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में था कितना, 40,000, 40,000 के ऊपर 5% प्रोविजन होगा, तो लिखे हैं हम लोग टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोल के, 40,000 का 5% विच इज ₹2,000। फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है स्टॉक वॉज रिड्यूस टू 8%, मतलब
स्टॉक घट के कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। तो स्टॉक 20% से घटा है, तो लिखे हैं हम लोग टू स्टॉक या इन्वेंट्रीज बोल के 60,000 का 20%, विच इज 12,000। उसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, जितना भी फिक्टिशियस एसेट्स है वो हमें राइट ऑफ करना होता है। देखिए यहाँ पर तीन चीज है, एक है स्टेटमेंट ऑफ पीएल, फिर है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिर है शेयर डिस्काउंट। तो लिख दिए यहाँ पर आके टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और टू शेयर डिस्काउंट, 50,000, 35,000 और 15,000। तो उसके बाद डेबिट का जो दो अमाउंट था उसको ऐड किए, करने के बाद यहाँ तक जो अमाउंट है उसको हम लोग क्या किए, लेस किए। लेस करने के बाद जो अमाउंट बच गया 25,000, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये जो लास्ट एंट्री हम लोग को करना होता है वो हम लोग कर लिए। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बैलेंस शीट करेंगे। तो चलिए बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बैलेंस शीट स्टार्ट करेंगे। लिख दिए हार्ड लक लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट 31/12/2023। हम बोले थे कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस शीट में ये वाला वर्ड हम लोग को लिखना है, एंड रिड्यूस्ड, तो वो लिख दिए एंड रिड्यूस्ड। तो बैलेंस शीट में पहले हम लोग लिख दिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके अंडर में पहला पॉइंट शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंडर में सब पॉइंट क्या है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का नोट बनाएंगे हम लोग, नोट्स टू अकाउंट्स में जाके नोट नंबर 1 देके लिखेंगे शेयर कैपिटल। तो लिख दिए शेयर कैपिटल। इसमें हम लोग पहले क्या लिखते हैं, इसमें हम लोग पहले लिखते हैं ऑथोराइज्ड, लिखेंगे ऑथोराइज्ड। सब में कुछ मेंशन नहीं है तो जस्ट ऐसे लिख देंगे। 6 ईच होगा, क्योंकि इक्विटी शेयर का वैल्यू घट के 6 रुपया हो गया है। ये बस हम लोग का फॉर्मेलिटी करना था, हम लोग कर लिए। इसके बाद लिखेंगे इशूड एंड सब्सक्राइब। इसके अंडर में देखिए अब क्या क्या आता है। देखिए पहले है 25,000 इक्विटी शेयर 6 रुपीज करके। ठीक है, तो इक्विटी शेयर में पहले ये 25,000 आएगा। उसके बाद फिर कहां पर इक्विटी शेयर है, देखिए यहाँ पर और एक 1,000 इक्विटी शेयर्स है। तो और 1,000 इक्विटी शेयर्स कितना करके है, 6 रुपीज करके है। और फिर से यहाँ पर 2,000 इक्विटी शेयर है 6 रुपीज करके, और तो और 2,000। तो ये टोटल 3 जगह पर इक्विटी शेयर इशू हुआ है। पहले तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर 25,000 था, उसके बाद हम लोग फिर से 1,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं। तो 25 और एक 26,000 इक्विटी शेयर, और यहाँ पर और 2,000, तो 26 और 2 टोटल 28,000 इक्विटी शेयर्स है मेरे पास। वो भी कितना करके है, 6 रुपीज करके है। तो लिखेंगे 28,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 6 ईच, फुल्ली पेड अप। ठीक है, अब देखेंगे प्रेफरेंस शेयर कितना करके है। देखिए प्रेफरेंस शेयर का जो पॉइंट था उसमें क्या हुआ था, 1,000 को प्रेफरेंस शेयर था। ठीक है, 100 करके, उसके जगह पर कितना प्रेफरेंस शेयर आया है, देखिए ये है मेरा नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कितना 7,000 प्रेफरेंस शेयर, और वो भी कितना करके है, 10 रुपीज करके है। तो लिखेंगे 7,000 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपीज करके। और प्रेफरेंस शेयर का परसेंटेज ऑफ डिविडेंड कितना होगा, 8%। ठीक है, 8% प्रेफरेंस शेयर है 10 रुपया करके। ठीक है, कितना को प्रेफरेंस शेयर है, 7,000। लिखेंगे 7,000 कॉमा 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, फुल्ली पेड अप। तो देख लेंगे मल्टीप्लाई करके कितना आता है। ये आएगा आपका 1,68,000, और ये मल्टीप्लाई करके आपका आएगा 70,000। तो टोटल शेयर कैपिटल कितना होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 2,38,000। तो ऊपर में जाकर लिख देंगे 2,38,000। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ कैपिटल रिजर्व आएगा, इसीलिए हम स्ट्रेट 25,000 लिख दिए। ये बेसिकली है कैपिटल रिजर्व, जो लास्ट वाला एंट्री में हम लोग का बैलेंस आया था, दिस वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में लिखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम लोग नोट्स बनाएंगे। नंबर 2, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स।
अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर आएगा। देखिए डिबेंचर में क्या लिखा है, 8% डिबेंचर था यहाँ पर, और उसके जगह पर अब कितना डिबेंचर हो गया? 10% डिबेंचर, और उसका वैल्यू कितना है? 40,000। तो 8% डिबेंचर कैंसिल होकर 10% डिबेंचर हुआ है, और उसका वैल्यू कितना करके है? 40,000 रुपया है उसका वैल्यू। लिखेंगे 10% डिबेंचर वैल्यू होगा 40,000। ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में मेरा जो पॉइंट था वो था बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए यहाँ पर लिखा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, यहाँ पर था मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट, कितना था? 40,000। अब उसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है। अब इसका बैलेंस कितना था? इसका बैलेंस था 40,000। लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस 40,000। ठीक है। अब देखिए बैंक में अगर पैसा आएगा तो बैंक ओवरड्राफ्ट तो घटेगा, तो जो जो पैसा मेरे पास आया है वो बैंक ओवरड्राफ्ट से लेस होगा, और जो जो पैसा निकला है वो बैंक ओवरड्राफ्ट के साथ प्लस होगा। तो देखेंगे कितना कितना पैसा मेरे पास आया है। देखिए मेरे पास एक ही पैसा आया है, दिस वन 12,000 रुपीज। ठीक है। तो ये क्या करेंगे हम लोग? इसको हम लोग माइनस करेंगे। लिखेंगे लेस इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर बोल के 12,000, और जो जो पैसा निकला है उसको हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। पहले लिखेंगे प्लस देके, देखेंगे कौन सा अमाउंट पहले पेमेंट हुआ है। देखिए पहले हम लोग क्या किया है? पहले हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर को पेमेंट किया है यहाँ पर, कितना? 40,000 का। तो लिखेंगे पेमेंट टू क्रेडिटर बोल के 40,000। पेमेंट टू क्रेडिटर 40,000। फिर देखिए रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेमेंट हुआ है, कितना? 5,000, दिस वन टू बैंक बोल के जो रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेमेंट हुआ है ये वाला आएगा। लिखेंगे रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड। 5,000। ये हो गया मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट का कैलकुलेशन। देखेंगे कितना आता है। ये आ रहा है आपका 73,000। ऊपर में जाकर लिख देंगे 73,000। अब लाइबिलिटी साइड का हम लोग क्या करेंगे? टोटल करेंगे। लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 3,76,000। अब एसेट साइड सॉल्व करेंगे। एसेट साइड में पहले लिखा है नॉन करेंट एसेट, उसका अंडर में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और उसका अंडर में टेंजिबल। टेंजिबल में नोट नंबर दिया है तो हमें टेंजिबल का नोट बनाना है। नंबर 4 देके टेंजिबल। अब हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन सा टेंजिबल एसेट मेरे बैलेंस शीट में है। देखिए टेंजिबल में एक है मशीनरी, दूसरा है बिल्डिंग। मशीनरी का वैल्यू 1,40,000 और बिल्डिंग का वैल्यू 1,00,000। ठीक है। बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया था? 1,50,000। लेकिन मशीनरी का कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं था, मशीनरी एज इट इज 1,40,000 था। तो मशीनरी का 1,40,000 और बिल्डिंग का 1,50,000 लिख देंगे। ये होता है आपका 2,90,000। तो जाके पोस्ट कर देंगे 2,90,000। इसके बाद नंबर 5 देके लिखा है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक होता है। देखिए स्टॉक का वैल्यू कितना था बैलेंस शीट में? देखिए इन्वेंट्रीज का वैल्यू था कितना? 60,000। और रिवैल्यूएशन में क्या हुआ है? रिवैल्यूएशन के टाइम देखिए इन्वेंट्री का वैल्यू
घट गया था 12,000 से। ठीक है, तो लिखेंगे 60,000 माइनस 12,000। इसका नोट आप लोग बना भी सकते हो या तो नहीं भी बना सकते हो, स्ट्रेट 48,000 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो लिख देंगे जाके 48,000। और लास्ट में है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का भी नोट बनेगा, नंबर 6 दे के लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल। देखिए ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यू कितना था हम लोग पहले बैलेंस शीट में देख लेंगे। ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यू था 40,000। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल मतलब होता है जनरली डेटर। अब देखिए डेटर के ऊपर हम लोग एक प्रोविजन बनाए थे, ये वाला 2,000 का, ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल है। ठीक है, तो 40,000 से 2,000 माइनस करके हम लोग लिखेंगे 38,000। ठीक है, अब जाके ऊपर में पोस्ट कर देंगे 38,000। अब एसेट साइड का टोटल करेंगे और देखेंगे कितना आता है। ये भी आ रहा है 3,76,000। तो बैलेंस शीट टैली हो गया। तो ये हम लोगों का कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम 2 कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप लोग ध्यान से ये जो प्रॉब्लम 1 और प्रॉब्लम 2 हम करवाए हैं वो ध्यान से देखना। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम कैपिटल रिडक्शन का जो ईयर्स क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग घर पे बैठ के सॉल्व कीजिए ध्यान से। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे बताइए, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए। और एक चीज, इस वीडियो का लिंक में हम ऑडिट का भी सजेशन अपलोड कर देंगे। ठीक है, वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके उससे पढ़िए। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को उससे हेल्प होगा। और पढ़ाई रिलेटेड कोई भी अगर आप लोग का प्रॉब्लम आता है कि कोई भी चैप्टर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि उसको आप लोग को जल्दी समझना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए, हम ट्राई करेंगे उसका वीडियो जितना जल्दी हो सके लाने की। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बी गुड, टेक केयर एंड बाय बाय।